सी सेट के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डी.एन. मिश्रा। आज आपका मैथमेटिक्स का टर्न है, ध्यान रखिएगा। फ्राइडे और सैटरडे फिर हम लोग रीजनिंग पर आएंगे, जिसमें थोड़ा सा कैलेंडर का जो हिस्सा बचा है उसे हम पूरा करेंगे और उस पर उसी समय आपको PDF दे देंगे या प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। परसेंटेज में भी थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, मैं आपको पढ़ा रहा था। इसमें पढ़ा रहा था कि यदि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि पुनः y% की वृद्धि हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर x + y + xy/100। ये आपको बताया गया था। पहला x% वृद्धि पुनः y% वृद्धि तो टोटल परसेंटेज वृद्धि ये था x + y + xy/100। ये परसेंट है। इसमें कहा था इफ x = y, तब था परसेंटेज इंक्रीज 2x + x²/100। ओके। दूसरा था अगर पहले x% वृद्धि पुनः y% कमी हो तो प्रतिशत वृद्धि या कमी x - y - xy/100। ध्यान रखिएगा, अगर ये कैलकुलेशन प्लस आता है तो इंक्रीज होगा और अगर कैलकुलेशन माइनस आता है तो डिक्रीज होगा। ओके। जैसे यहां पर एक हम एग्जांपल दें, किताबों के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 25% कम हो गई। एक दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा? टोटल ट्रांजैक्शन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। अब आप देखिए, पहले 10% की वृद्धि और फिर 25% की कमी। 10 - 25 -10 × 25/100। 10 में से 25 घटाइए -15 और यहां आएगा -2.5। क्या आ गया? 17.5% की क्या हो गई? कमी, क्योंकि कैलकुलेशन क्या आया? माइनस आया। अंडरस्टूड? हाँ, कई लोगों के उत्तर आए और सही आए। अब अगर यहां पर x = y हो जाए, जैसे लिखिएगा एक सवाल और मैं देखूं आप क्या करते हैं। सवाल लिखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई a और चौड़ाई b है, लंबाई a चौड़ाई b है, लंबाई में 20% की कमी
व चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल होगा देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। इसका क्षेत्रफल होगा -12 सवाल क्या हमने दिया, लकीर के फकीर मत बने। सवाल क्या है अच्छे से देखिए और समझिए और फिर उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, इसलिए जितने लोगों ने -12 उत्तर दिया, -12%, अब बताऊं आपको कि ये ऑप्शन ही नहीं है या 12% की कमी, ये उत्तर ही नहीं है। सवाल क्या पूछा गया, नया क्षेत्रफल होगा। ये नहीं पूछा गया कि नए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। क्या प्रतिशत वृद्धि कभी पूछा गया? नहीं पूछा गया। आपने इसमें निकाला पहले 20%, लंबाई में 20% की कमी, -20 + 10, -20 × 10/100, यहाँ आया -10 और -2, 12% की कमी। ये तो सही है यहाँ, लेकिन यह उत्तर नहीं हुआ। एरिया जो होगा इसकी, क्षेत्रफल, लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल होगा a × b। बोलिए, अब क्षेत्रफल 12% कम हो गया तो 88% रह गया, 88%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। न्यू एरिया विल बी 0.88 AB। और यह उत्तर आप में से किसी ने भी नहीं दिया। बोलो प्यारे बच्चों, तो क्षेत्रफल AB के रूप में आएगा ना, लेकिन वो सोच लिए, सूत्र देखे और उसी पर एकदम तूफानी। अगर यहां पूछा जाता, ध्यान रखिए इसी सवाल में, तो नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत रह गया, न्यू एरिया इज हाउ मेनी % ऑफ प्रीवियस एरिया। तब यहां उत्तर क्या होता, 88%। कितने प्रतिशत रह गया, 88% रह गया प्रारंभिक क्षेत्रफल। अगर यहां पर पूछता तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तब आपका उत्तर आता 12% कमी। तो देखिए क्या निकालना था, क्या निकाल दिए। ठीक, इसलिए जब भी लगाइए तो प्रश्न को जरूर से देखें। जब आप पेपर देकर निकलते हैं तो
ज्यों ही क्लासरूम से बाहर आते, क्लासरूम के बाहर आते आते आपका दिमाग काम कर जाता है, अरे इसमें तो नहीं पूछा गया था, मैंने तो सोचा हाँ है, इस पर उत्तर लगा दिया। कहते हैं मानवीय त्रुटि नहीं, दिस इज द लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमारी एकाग्रता की कमी है। ठीक है, आइए अब अगला सवाल। यहां पर बताया गया था, जो सूत्र था, यदि पहले एक्सप्रेशन वृद्धि पुनः एक्सप्रेशन कमी हो, तो सदैव x² अपॉन 100% की क्या होती है, कमी होती है। ठीक, याद करिए, यही सूत्र जो है आगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करेंगे। ठीक है, वहां होगा कि इफ द एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल, one of them sold at X% profit and other at X% loss, then there will be a total percentage loss, that is x² upon 100%। वहां पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। हमने कहा भी था कि परसेंट से आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब एक सवाल आपके लिए, देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा सचेत होकर के उत्तर दीजिएगा, सोच करके, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही हल्का सा घुमा करके सवाल पूछा जाता है। ठीक ना, यदि एक वर्ग की संलग्न भुजाओं में क्रमशः 20% की वृद्धि पुनः 20% की कमी कर दी जाए, तो वर्ग का नया क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी आयत है यहां शब्द, आयत का नया क्षेत्रफल क्या होगा, यदि वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर थी, आपकी गलत मत करिएगा, .04a² बताया, 16 आया, 4% -4 की कमी 96%, 0.96a²। गुड, हिमानी और विकास, हरिओम, ये नहीं, हरिओम मैंने तो गलत कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही। यहां 20 है तो 20²/100, 4% की कमी हो गई, तो बचा कितना, 96% ऑफ a², हो गया 0.96a²।
ठीक है। आप सोचिए कि जब लंबाई बढ़ जाएगी चौड़ाई घट जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, अब वर्ग नहीं था पाएगा। ठीक है। अगला नियम, यदि पहले x प्रतिशत कमी पुनः y प्रतिशत कमी हो तो कुल प्रतिशत कमी बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये होगा, क्योंकि हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया इसलिए पहले ही लिख दिया क्या, कमी। यही सूत्र आपका डिस्काउंट में चलेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कह दिया जाए किसी वस्तु पर 20% व 10% का क्रमिक बट्टा दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज गिवन एट एन आर्टिकल, देन फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो यही सूत्र लगेगा 20 + 10 - 20 × 10/100। वहां 30% का डिस्काउंट ना होकर के कितना हो जाएगा, 28% का डिस्काउंट। अंडरस्टूड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के बावजूद की कमी होने के बावजूद इसकी खपत 5% कम हो गई या कम कर दी गई, गृहिणी के कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बेहद आसान है, आप लगाए होंगे, दोनों कमी है। तो 20 + 5 - 20 × 5/100, 20 × 5 = 25 और 1 घट जाएगा, कितना जाएगा, 24% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कुल खर्च में 24% की कमी हो जाएगी। ठीक है। एक अंतिम सूत्र, इसके बाद मैं वेन डायग्राम वाले पर आ जाऊंगा जो मैंने वादा किया था पिछले सप्ताह। लिख लीजिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजा अथवा बेलन की त्रिज्या, नहीं पहले वृत्त लिख लीजिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजा अथवा वृत्त की त्रिज्या, किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, कई बार इस पर सवाल पूछा जा चुका, n² - 1 × 100%, n² - 1 × 100%। n की जगह क्या रखेंगे आप, अगर हम कर दे 2 गुना, वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 कट गया, 300%। वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 2 का स्क्वायर 4 - 1, 300% की वृद्धि हो जाएगी। अंडरस्टूड। अगर पूछा जाए नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। वृद्धि 300%, लेकिन गुना कितना हुआ, 4 गुना। ठीक है। तो ये तो रहा सामान्य सवाल परसेंटेज के।
ओके, अब लिखिएगा इसमें वेन आरेख संबंधी प्रश्न। वेन डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और आपको बताएं कि यह सामान्य बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कई बार, अभी पिछली बार मैंने आपको बताया कि एक बच्चा हिमाचल प्रदेश का पेपर लेकर के आया, जबरदस्त उसमें वेन आरेख के सवाल थे। तो हम उसी स्टैंडर्ड पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न इस तरह से बदल रहा है कि जिन बच्चों को ये लगने लगे कि नहीं सी सेट का तो कोई मतलब नहीं है, इसमें तो पास हो ही जाएंगे, अब इस तरह का पैटर्न लाया जा रहा है कि बिना सी सेट, मतलब सी सेट का स्टैंडर्ड ऐसा रखा जाए कि तमाम बच्चे वहीं से बाहर हो जाए। तो जो पैटर्न में चेंज आ रहा है उस पैटर्न के अनुसार पढ़िए, केवल सिंपल परसेंटेज पढ़ने से काम नहीं होगा, ठीक है। तो आपका अपना स्टैंडर्ड क्या है उस पर आइए। देखिए यहां पर दो प्रकार के वेन आरेख, पहला तो है जब डुअल नेचर हो दो, जैसे हम कर दे एक्स प्लस विद्यार्थी एक विषय में, वाई प्लस दूसरे विषय में, वह जेड प्लस दोनों विषयों में पास हुए। दोनों में पास हुए मतलब उत्तीर्ण हुए। यह है x% पूरा यहां से यहां तक, यह है y% पूरा यहां से यहां तक, और ये z% है जो दोनों में पास है। तो टोटल परसेंटेज पास x प्लस वाई माइनस, ये होगा। क्या बात है, क्या बफरिंग हो रही है क्या? ऐसा तो नहीं है कुछ, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। ठीक है, इस पर पहला उदाहरण लिखिएगा, एग्जाम्पल फर्स्ट। यदि किसी परीक्षा में, इफ इन एन एग्जामिनेशन %60 विद्यार्थी विज्ञान में, 30% गणित में, वह 25% दोनों में पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? कुल कितने प्रतिशत फेल हुए, ये आपका सवाल है। आप देखिए, पहले हम पास निकालें तो कितना हुआ, 60 प्लस 30 माइनस 25, 60 30, 90 में से 25 घटाइए, 90 में से 20 घट गया, 70 में से 5 घट गया, 65% हो गया। तो फेल कितने हुए, 100 माइनस 65, दैट्स इक्वल टू 35%। ठीक है ना? आप लोगों में से कई लोगों ने उत्तर दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत 30 मार्क खाने हो गए अगर बता दिया तो।
सवाल अगला जो दे रहा हूं वो लगा दो तो हम मानेंगे यस यू आर जीनियस। ठीक, और पूछा हुआ सवाल मिटाऊं? सवाल देखिएगा, एकदम ऐसे ही दे रहा हूं कि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। यदि किसी परीक्षा में %60 विद्यार्थी विज्ञान में व 75% विद्यार्थी गणित में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश वाले, इफ in an examination 60% student pass in science, 75% student pass in mathematics, then how many percent student pass in both? Understood? आंसर दे रहे हैं 35%। देखिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 35%, A, B 60%, C 35 less than X less than 60, D none of these। लेस आर इक्वल, ठीक है। अब बताइए कौन सा हो? कुछ लोग सी, कुछ लोग डी में हो रहे हैं। देखिए यहां दो फिगर बने, आप 100 के हिसाब से निकाले तो 60 प्लस 75 माइनस 100 कर दिए, बोलिए तो 60 75 135 में से 100 घट गया 35%। ये तो मिनिमम हुआ, वो ये फिगर हुआ, ये 35%। लेकिन दूसरा फिगर भी बनेगा, वो ये होगा, ये 60% है, ये 75%। ठीक, 60% एक, 75 दूसरे में, ये 60% दोनों में कॉमन हो गया, ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम 35% और अधिकतम क्या होगा 60%। योर आंसर इज और अक्सर आप लोग इसको गलत कर देते हैं। तो अगर मिनिमम पूछा जाता न्यूनतम कितने प्रतिशत लोग दोनों में पास हुए, तो हम क्या लिखते, तब वहां 35% आपका उत्तर सही है। अब आगे चलिएगा, आपके लिए सवाल अब मैं दे रहा हूं आईएएस में पूछे हुए सवाल, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर इन सिविल सर्विसेज, इस लेसन का, इस वेन डायग्राम का, और हमें आप पर भरोसा है कि आप लगा करके बताएंगे।
लिखिएगा पहला सवाल। इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, 1000 व्यक्तियों के समूह में, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, 1000 व्यक्तियों के समूह में 700 कैन स्पीक इंग्लिश, 700 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 1000 व्यक्तियों के समूह में 700 अंग्रेजी बोल सकते हैं। टोटल 1000, 700 इंग्लिश बोल सकते हैं। 700 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 500 कैन स्पीक हिंदी, एंड 500 कैन स्पीक हिंदी। आसान है आपके लिए, चिंता न करें। 500 कैन स्पीक हिंदी। If all the people speak at least one of the two languages, अगर उनमें से प्रत्येक आदमी कम से कम एक भाषा अवश्य बोल सकता हो तो हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, कितने दोनों भाषा बोल सकते हैं। नंबर 2, हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। अब सुन ले आप हिंदी वालों, एक समूह में 1000 लोग हैं जिनमें 700 अंग्रेजी और 500 हिंदी बोल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई एक भाषा इनमें से अवश्य बोलता है या न्यूनतम एक भाषा अवश्य बोलता है। पूछ रहा है पहला कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं, दूसरा है कितने लोग एग्जैक्टली केवल एक भाषा बोल सकते हैं। आप देखिए टोटल कितने थे इसमें 1000, 700 ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, 700 ये है, 500 ये है, 7 5 1200 माइनस 1000 क्या आ गए 200 ऐसे हो गए जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। बेहद आसान है, ये तो पहला उत्तर आ गया। एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज। तब देखिए 700 में से 200 घटाइए 500 अंग्रेजी बोलने वाले, 500 में से 200 घटाइए 300 केवल हिंदी बोलने वाले, 800 हो गए क्या एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाले। और आप लोगों में से काफी ने उत्तर सही भी दिया है, 200 और 800, शाबाश। सबसे पहले सही उत्तर देने वाला अंकित मिश्रा हैं, जिन्होंने दोनों सही उत्तर दिया। अक्षय कुमार दूसरे नंबर पर हैं, मयंक दानवीर सिंह तीसरे नंबर पर हैं, फनी वाइंस चौथे नंबर पर हैं, हरिओम तत्सव भी सही उत्तर दिए हैं, रिया सिंह ने भी सही उत्तर दिया है, पुष्पेंद्र कुमार ने भी।
अभी क्लियर दिख रहा था, अब क्लियर नहीं दिख रहा है। ये YouTube की गड़बड़ी है, मेरी नहीं। अब आगे चलिएगा, थोड़ा सा इससे कठिन, इससे थोड़ा सा कठिन है ना। सवाल लिखिएगा। एक परीक्षा में इन एग्जाम %60 विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में, 10% फेल्ड इन बोथ। %10 दोनों में फेल हो गए। If 300 pass in both subjects, दोनों विषयों में पास हो गए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared in exam, एक ही सवाल ही, नंबर ऑफ स्टूडेंट appeared in the exam, लगा के बताइए और देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन बताया। रिजोल्यूशन थोड़ा बागी नेहा बढ़ा लो भाई। मंजिल एकेडमी भरतपुर, गलत मत किया करो, आप एकेडमी के नाम से हो, ध्यान दो। भरतपुर, मैं पीसीएस का एग्जाम देने के लिए राजस्थान भरतपुर 2 बार आया हूं। $1500, 750, 1000 ये उत्तर आ रहे हैं। देखो, जब यहां पर फेल्ड दिया गया दोनों में, तो पहले फेल निकालो। मैथ्स में 60% पास है, तो फेल कितने हुए? 40%। 70% इंग्लिश में है, इंग्लिश में फेल निकालो, कितने आए? 30%। बोथ फेल कितने हो गए? 10%। फेल कितने हो गए? 40 + 30 - 10। 40, 30, 70 में से 10 घट गया, 60%। 300 पास इन बोथ, बोथ में पास कितने हो गए? x है, 60, 100 में से 60 घटाइए, 40%, दैट्स इक्वल टू कितना हुआ? 300। 20 दूना 40, 20 25 100, 2 से काटो 150, x बराबर कितना आ गया? 15 25 75, 750। छोटी सी बात। 60% दोनों में पास हुए, फेल हुए, तो दोनों में पास कितने हो गए? 40%। तो सबसे पहले उत्तर, सही उत्तर बताने वाले कौन है भाई? गुड, अंकित मिश्रा वंस अगेन सबसे पहले उत्तर दिए। फनी वेंस 1500 बताए थे, गलत हुआ। दूसरे नंबर पर सही मनीषा राठौर है, तीसरे नंबर पर अभिनव कन्नौजिया हैं, चौथे नंबर पर मयंक दानवीर हैं और फिर पुष्पेंद्र कुमार है।
गुड, हिमानी गुप्ता भी है। हो गया। अगला सवाल, लिखेगा, ये उससे कठिन है, अभी तक जितने सवाल हमने बताया उससे ये कठिन है। लिखना, एक एग्जाम में, इन एन एग्जाम, ये मिटा दे रहा हूं, in an exam 49% candidate failed in English. 49% failed in English and 36% failed in Hindi. %36 हिंदी में फेल हो गए, 15% फेल्ड इन बोथ, 15% दोनों में फेल हो गए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट who passed in English alone is 630. Then find total number of candidates. जल्दी से बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। 49% failed in English, 36% failed in Hindi, 15% failed in both. Total number of candidates passed in English alone is 630. किसी को उत्तर आए? ऑप्शन दे दूं? एक दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं। 2500, 2000, 3000, नन। आप में से कोई उत्तर जो दिया हो? $25 आई थिंक, बिकॉज मेरा आंसर आसपास आ रहा है। मनीषा राठौर 300 तो हमने उत्तर ही नहीं दिया। संजू यादव 2500, मनीषा राठौर 3000। अच्छा, आंसर चेंज कर दिया। अनंथा साई बहुत दिन बाद भाई मिले, 3000 फिर से। कौस्तुभ हैंडिक 3000। चलिए, शेष 2500 पर है। जरा देखो भाई, पहले हम फेल वालों का बना देंगे। 49% फेल्ड इन इंग्लिश, 36% हिंदी, यह है इंग्लिश, यह है हिंदी, और ये है 15% फेल्ड इन बोथ। तो कुल फेल कितने हुए?
49 प्लस 36 माइनस 15, 9 6 15 में से 15 0 4 3, 70% फेल हो गए। तो पास इन बोथ कितने आ जाएंगे? 30%। अब दूसरा फिगर पास का बनाइए। ये दोनों में कितना आ गया? 30। 49% अंग्रेजी में फेल हुए, तो पास कितने हुए? 51। कितने हो गए? 51। 36% हिंदी में फेल हुए, तो पास कितने हुए? 64। अब क्या कहा गया? पास इन इंग्लिश एलोन, केवल अंग्रेजी में 630 पास हुए। वनली इंग्लिश निकालिए, वनली इंग्लिश। 51 में से 30 घटाइए, कितना आ गया? 21%। और यह 21% किसके बराबर है? 630। निकालिए, x गुणे 21% बराबर 630। 21 तिया 63, x बराबर क्या आ गया? 3000। ये फेल वाले थे और ये क्या थे? पास। जल्दी से कर। तो मनीषा राठौर पहली कैंडिडेट थी जिन्होंने उत्तर एकदम सही बताया था। दूसरे नंबर पर अनान्था साइन थे। तीसरे नंबर पर कौस्तुभ हैंडिक थे। बधाई हो आप लोगों को। ठीक है, अभी तो रिया कौन था? प्रिया शर्मा कह रही कठिन है। ये दो में कठिनतम था बिल्कुल। लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, और उसे अगर लोग बता दें तो ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजेबल है, क्योंकि अब 3 वाले शुरू होंगे। तो लाइए अब स्टार्ट करते हैं कठिनतम हिस्सा इसका। ठीक है, खूब अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये आपके 3 हैं। ठीक, इसमें देखिए ये है x, या ऐसे करें, ये a है, ये b है, ये c है। ये इनमें कॉमन नहीं है, एक मतलब ये वाला हिस्सा है केवल। अगर हम इसे कह दें हिंदी, ये हम कह दें इंग्लिश, और ये कह दें उर्दू, केवल एक विषय। इसको हम अल्फा से शो करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हुए? अल्फा। ये जो दो कॉमन है दो विषयों में, इनको हम लिख ले P Q R। ठीक है, ये 2 विषयों वाले हैं, इसे हम बीटा कहेंगे। बीटा बराबर P प्लस Q प्लस R। ठीक है,
और इसे हम कर दें के। के क्या है, ये तीनों में कॉमन है, और इसे हम गामा कर दें के। ये दो विषयों में है और यह तीनों में कॉमन। हो गया। ये पूरा जो है क्या, इसे हम x कहेंगे। क्या, a प्लस पी प्लस के प्लस आर, ऐसे यहां x दर्शाते हैं। ये पूरा जो है y है और ये पूरा क्या है, z। मतलब z में क्या है, c प्लस आर प्लस के प्लस क्यू, ये पूरा z है। x में क्या है, a प्लस पी प्लस के प्लस आर, और y में क्या है, b प्लस पी प्लस के प्लस क्यू। समझ गए। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। x प्लस वाई प्लस जेड, अल्फा मतलब a प्लस बी प्लस सी तो शामिल हुए, प्लस 2 बीटा, a प्लस पी यहां भी आया, b प्लस पी यहां भी आया, C प्लस आर यहां भी आया, C प्लस क्यू यहां भी आया, तो 2 बीटा प्लस 2 गामा हो गया। अंडरस्टूड। क्योंकि ये के तीनों में आया, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और जितने कैंडिडेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इनको हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक, इसको देखिएगा जो कॉमन है, इनको अगर हम L, इसको M और इसको N कर दें, तो L प्लस M प्लस N बराबर हो गया बीटा प्लस 3 गामा। बीटा प्लस 3 गामा, देखिए P प्लस के प्लस Q प्लस के प्लस R प्लस के, तो P प्लस Q प्लस R प्लस 3 के आ गया। P प्लस Q प्लस R किसके बराबर था, बीटा, और ये क्या हो गया, 3 गामा। केवल ये 3 सूत्र हैं और इन्हीं तीनों सूत्रों का आगे के प्रश्नों में दुरुपयोग होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ में आएगा। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कब समझाई गई, एलिगेशन है ही नहीं इसमें तो। This is not the topic of allegation. This is purely the topic of Venn diagram. खूब अच्छे से देख लें, समझ लें। ठीक है, इन्हें उतार लें, क्योंकि आगे जब जब सवाल मैं दूंगा तो मेरा व्हाइट बोर्ड चूंकि इतना बड़ा नहीं है कि इसको हम इसी पर रहने दें, ठीक ना, इसलिए हमें तो उतार आपको करना होगा, लेकिन आप पेज पलट करके इसे बदल सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए, गर्मी ज्यादा है, मैं आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता हूं। लिखिएगा, यूपीएससी की ऑनलाइन क्लास में 3 प्रकार के कोल्ड ड्रिंक मंगाए गए। यूपीएससी की ऑनलाइन क्लास में 3 प्रकार के कोल्ड ड्रिंक मंगाए गए। in online class of UPSC 3 types of cold drinks are available. कुछ विद्यार्थियों ने केवल एक प्रकार का कोल्ड ड्रिंक प्रयोग किया,
some students uses only one type of cold drink. कुछ ने दो प्रकार का, some of them two types, और कुछ ने तीनों प्रकार का कोल्ड ड्रिंक प्रयोग किया, and some of them uses all the three types of cold drink. कुछ ने तीनों प्रकार का कोल्ड ड्रिंक प्रयोग किया, जो निम्न वेन आरेख में प्रदर्शित है, which is represented in below Venn diagram. बना लीजिएगा। यह है आपके लिए पेप्सी, ये हमने आपके लिए मंगाई स्प्राइट, और ये आपके लिए मंगाई माउंटेन ड्यू। जो पीना हो वो करिए। ये है 25, 30, 35, 10, 12, 8, 5। ठीक है, ये बॉटल्स हैं। पहला सवाल है, पार्टी में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए? How many students appeared in the party? नंबर 2, कितने विद्यार्थियों ने दो या दो से अधिक कोल्ड ड्रिंक प्रयोग किया? नंबर 3, कितने लोगों ने पेप्सी या स्प्राइट पिया? किंतु माउंटेन ड्यू नहीं। नंबर 4, यदि कोल्ड ड्रिंक ml के बॉटल में था तो कुल कितने बॉटल्स थे, या कुल कितने बॉटल्स प्रयोग किए गए? These are 4 questions for you. चारों का उत्तर आपको देना है, और देखते हैं कौन पहला विद्यार्थी होता है जो चारों का उत्तर देता है। ये सबसे आसान सवाल था।
आप देखिए पार्टी में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, ये जितने आंकड़े दिख रहे हैं जोड़ लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहले का उत्तर हो गया 25, 35, 60, 30, 90, 10, 100, 100 और 20, 120, 5, 125। काफी लोगों को आया भी है। ठीक, केवल जितने आंकड़े दिखे उतना आप जोड़ लीजिए। कितने विद्यार्थियों ने 2 या 2 से अधिक कोल्ड ड्रिंक, इनको जोड़िए। 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5, 12, 10, 22, 8, 30 और 5। तीसरा, कितने लोगों ने पेप्सी या स्प्राइट लिया किंतु माउंटेन ड्यू नहीं, इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये तीनों जोड़ लीजिए। 25 प्लस 10 प्लस 30 कितना हो गया? 65 हुआ। अब अंतिम वाले पाइए, यही है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, जो बता रहा था कुल कितने कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स प्रयोग किए गए। देखिए आप, n बराबर एक बॉटल प्रयोग करने वाले 30 प्लस 25 प्लस 35, जोड़ लीजिए। 35, 25, 60 और 30, 90। ये 90 लोग एक बॉटल प्रयोग किए। 2 बॉटल पीने वाले देखिए, 10 प्लस 12 प्लस 8, 12, 8, 20, 10, 30। ये लोग 2 बॉटल प्रयोग किए तो 30 गुना 60 बॉटल पी गए। 3 बॉटल पीने वाले 3, 3 बॉटल 5, तो 5 गुणे 3, ये हो गया 90। 30 गुना 60, 5 या 15, 90, 60, 150 और 15, कुल कितने बॉटल्स यूज की गई? 165। अब आते हैं उत्तर पर, देखते हैं कौन ऐसा विद्यार्थी रहा जिसने सभी उत्तर सही दिए। कोई नहीं, कोई भी नहीं। केवल लास्ट में जब मैं उत्तर दिया हूं तब उत्तर आप लोगों ने दिया है, और तब पहला उत्तर है अंकित मिश्रा का, नहीं उससे पहले है दीप्ति अग्निहोत्री का। फिर अंकित मिश्रा ने दिया सही उत्तर, फिर प्रिया शर्मा ने उत्तर सही दिया है, फिर अमित सिंह ने दिया है। सर 4th नंबर फिर से बताना। बिल्कुल बेटा, फिर से समझो। यहाँ नंबर ऑफ बॉटल्स देखो, एक बॉटल पीने वाले 25 प्लस 30 प्लस 35 लोग हैं, तो 35 और 25, 60, 30, 90 लोग ऐसे हैं जो एक बॉटल पिए, तो 90 गुणे 1। ये लोग ऐसे हैं जो 2-2 बॉटल प्रयोग किए हैं, तो 12, 8, 20, 10, 30 लोग 2-2 बॉटल पिए, तो कितने बॉटल प्रयोग किए गए? 30 गुणे 2। देखिए लिखा 30 गुणे 2। ये 5 लोग ऐसे हैं जो पेप्सी भी पिए हैं, दूसरा स्प्राइट भी पिए हैं, माउंटेन ड्यू भी पिए, तो 5 या 15, ये तीनों को जोड़ लिया। ठीक, ठीक है। अब मैं सवाल बदल रहा हूं, लिखिएगा। सवाल लिखिएगा, एक पार्टी में सवाल एकदम ऐसे ही, 3 प्रकार के कोल्ड ड्रिंक मंगाए गए। 3 प्रकार के कोल्ड ड्रिंक मंगाए गए, जिसमें
जिसमें 30 लोगों ने पेप्सी, 35 लोगों ने स्प्राइट और 40 लोगों ने माउंटेन ड्यू का प्रयोग किया। यदि 15 लोग पेप्सी प्लस स्प्राइट, 17 लोग स्प्राइट प्लस माउंटेन ड्यू व 13 लोग माउंटेन ड्यू प्लस पेप्सी का प्रयोग किए। केवल 6 लोग तीनों प्रकार के कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग किए। ये 30 लोग ये केवल है, केवल पेप्सी, केवल स्प्राइट, केवल माउंटेन ड्यू। ज्ञात करें कुल कितने लोग पार्टी में आए। नंबर 2, कितने लोग दो या दो से अधिक कोल्ड ड्रिंक लिए। कितने लोग पेप्सी या माउंटेन ड्यू लिए। किंतु स्प्राइट नहीं। कोशिश कीजिए। एक 156, 51, 83। आंसर तो बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तीनों उत्तर एक साथ बताइएगा। सबके उत्तर एक ही आ रहे हैं, 156, 51 और 83। चलिए मैं फिगर बनाता हूं। पेप्सी, स्प्राइट और ये है माउंटेन ड्यू।
30 लोग हैं जो पेप्सी, 35 स्प्राइट और 40 माउंटेन ड्यू का प्रयोग। यहां से शुरू करते हैं। 6 लोग तीनों प्रकार के कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग किए। अब देखिए 15 लोग पेप्सी प्लस स्प्राइट, पेप्सी प्लस स्प्राइट, यहाँ 15 है। 15 में से 6 घट गया, यहाँ कितना बचा? 9। अब जरा देखिए 17 लोग स्प्राइट प्लस माउंटेन ड्यू, माउंटेन स्प्राइट प्लस 17 में से 6 घट गया 11, ये 17 है। 13 लोग माउंटेन ड्यू प्लस पेप्सी, 13 ये है, 13 में से 6 घट गया 7। और यहीं से आप लोगों ने कर दिया होगा गलत। कुल कितने लोग पार्टी में आए? जोड़िए आप। 40, 30, 70, 30, 100, 105 और 15, 105 और 15, 120, 10, 30, 31 और 7, 38, 138। कैसे देखने? 40, 30, 70, 30, 100, 5, 105 और 15, 120, 10, 30 और 31, 31 और 7, 38। कितने लोग 2 या 2 से अधिक कोल्ड ड्रिंक लिए? इसको जोड़िए। 9, 11, 20, 7, 27 और 6, 35। कितने लोग पेप्सी या माउंटेन ड्यू लिए? पेप्सी या माउंटेन ड्यू लिए स्प्राइट में, इसमें नहीं होना चाहिए। 30, 7, 37 और 40, 77। बेटा अब बड़ा बताओ, बड़ा आसान लग रहा था ना? बहुत आसान लग रहा था ना? उतना ही कठिन हो गया। अब अच्छे से लगा लो। एक 138, 33 और 77 आया। आप देख लो 30 लोग पेप्सी, 35 स्प्राइट और 40 माउंटेन ड्यू। फिर क्या आया? 15 लोग पेप्सी और स्प्राइट, 17 लोग ये, 13 लोग ये, 6 तीनों। तो 15 में से 6 घटाओगे 9, ठीक। 17 में से 6 घटाइए ये 11 और 13 में से 7 घटाइए 6। और जिन लोगों ने ये नहीं किया वो गए। इसीलिए इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे थे। आया कॉन्सेप्ट? अगला सवाल यही मैं दे रहा हूं, सवाल जो आपका हिमाचल प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ सवाल। अब लगा के दिखाओ। और एक बात की और गारंटी, किसी YouTube चैनल पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट देख लेना तो बताना। सवाल सुनिएगा, लिखिए 100 बच्चों के एक समूह में बच्चों के एक समूह में 32% प्ले हॉकी, 64% फुटबॉल, 40% प्ले क्रिकेट।
14% play hockey and football. 15% play football and cricket. 13% hockey and cricket. Only 6% play all the three. Number 1. How many children play only one game? How many play only one game? Number 2. How many children play at least 2 games? At least 2 games. How many children play hockey or football but not cricket? लगाइए। हमें आप पर भरोसा है कि इस बार आप सही लगाएंगे। कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों ऐसा हुआ? यहां से तो एकदम सही है बेटा। बिल्कुल सही कह रही हैं आशा कुणाल जी, आशा कंकल जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। समझ जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब दिख गया? ये लोग कौन हैप्पी बर्थडे करने लग गया तब तक, नालायकों। मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दूंगा, बता दे रहा हूं। न बर्थडे न कुछ, ब्लॉक कर दिया लो। आरजे हर्षवर्धन ब्लॉक्ड। दोबारा मत। अच्छे से सवाल लगाएं। जिसको भी आ जाए उत्तर दे। प्रिया शर्मा सबसे पहले उत्तर दी, 108, 30 और 40। सर साइड में हो जाइए, हो गया बेटा, सॉरी। फिगर बना दो, अगर फिगर आ गया आपके समझ में तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूं। बना?
ये है हॉकी, ये है फुटबॉल और ये है क्रिकेट। 32% हॉकी, 64%। अब देखो कैसे लिखा जाएगा, 32, 64 और 40, ये बाहर लिखा जाएगा क्योंकि तीनों का योग 100 नहीं है। समझ गए? केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, केवल क्रिकेट नहीं कहा गया। अब आ जाइए, 6% प्ले ऑल द थ्री, 6 यहां आ गया। यहां है 14, हॉकी प्लस फुटबॉल, फुटबॉल प्लस क्रिकेट, और यह है 13। 14 में से 6 घट गया 8, 15 में से 6 घट गया 9, 13 में से 6 घट गया 7। ये समझ में आ गया सबको? अब देखो बेटा 32 ये है, 8, 6, 14 और 7, 21। 32 में से 21 घटाइए, कितना आ गया? 11। ये है 64, जोड़ो 8, 6, 14 और 9, 23। 64 में से 23 घटाइए, 64 में से 23 घटाइए, 41%। ये देखो है 40, 9, 6, 15, 7, 22। 40 में से 22 घटाओ, 18। अब जोड़ो देखो, 41, 10, 51, 1, 52, 8, 60, 60, 6, 66 और 7, 73, 73 और 9, 82, 82 और 18। 100 हो गया कि नहीं हो गया? अब जो सवाल पूछे तो बताइए, हाउ मेनी प्ले ओनली वन गेम? जोड़ लो इनको, 11 प्लस 41 प्लस 18, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 2, 1, 3 और 4, 7। ये हो गया पहले का उत्तर। हाउ मेनी प्ले एट लीस्ट 2 गेम? कम से कम 2 गेम खेलने वाले कितने हैं? 8, 9, 17, 7, 24 और 6, 30। ये कम से कम 2, तो अधिक से अधिक 3 भी हो सकते हैं। कितने हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं? हॉकी या फुटबॉल इसमें नहीं है। 11, 8, 19, 1, 20 और 40, 7। अब देखिए किसने उत्तर सही दिया। 70, 30 और 60। मयंक दानवीर सिंह, उससे पहले जयंत कुमार, आज के विनर हैं जयंत कुमार। जयंत कुमार इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव करेक्ट क्वेश्चन, ऑल द 3 करेक्ट क्वेश्चन। जयंत कुमार ने 70, 30 और 60 दिया। 70, 30 और 60 बिल्कुल सही बेटा। राहुल थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। मयंक दानवीर दूसरे नंबर पर सही उत्तर दिए, 70, 30, 60। और फिर शैलेश कुमार, निकिता देवी और पुष्पेंद्र कुमार ने लास्ट मोमेंट में उत्तर दिया है। बोलिए। ठीक ना? यहां ध्यान दीजिएगा, यहां वनली नहीं कहा गया कि वनली हॉकी। वनली हॉकी होता तब यहां 30 लिखते। तुरंत देख लिया करिए कुल विद्यार्थी कितने थे? 100। इन तीनों का योग क्या 100 हुआ? नहीं, इसलिए ये बाहर हो गए। इनसे ये आपका बनेगा तब जाकर के लगा पाएंगे। देख लें, सबके समझ में आ गया है तो यस लिखें। क्या आप सभी समझ गए? सर कॉन्सेप्ट समझ, जब 3 सवाल लग जाएंगे ना तब पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अभी भी एक और है, एक और करूंगा तब जाकर के एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वो कठिनतम होगा आपकी बात, ठीक है? लेकिन चूंकि अब समय आज का समाप्त हो गया, आप लोगों के साथ समय का तो पता ही नहीं चलता, कितने जल्दी 1.5 घंटे निकल गए।
ठीक है, तो आज के लिए इतना है बेटा, धन्यवाद। कल मिलते हैं पुनः इसी चैनल पर आप लोगों के साथ पूरी ऊर्जा के साथ। हमें उम्मीद है, देखिए एक चीज ध्यान रखा करिए, जो पढ़ाया जाए उसे ना आप बार बार रिपीट करिए। मैं उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के अनुसार सही है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के आधार पर था, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। अभी 2 सवाल कम से कम और लगवाऊंगा। ठीक है, उधर जो आपको हमने बताया प्रतिशत वृद्धि कमी वाला, वो हमेशा पूछा गया है। ठीक, शुरू के सामान्य के प्रश्न भले नहीं पूछे जाते वो एसएससी बैंकिंग में, लेकिन ये बाद वाले जो टेक्निकल हैं इन्हें अवश्य देख लीजिएगा, ये गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, नमस्कार।